हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम नेट में पूछे गए अभी तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने कंज्यूमर थ्योरी को डिस्कस किया है, प्रोड्यूसर थ्योरी को डिस्कस किया है और लास्ट क्लास में हमने अनसर्टेनिटी एंड रिस्क को डिस्कस किया है। आज की इस क्लास में हम मार्केट को डिस्कस करेंगे। मार्केट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट 10 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 75 क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे गए हैं। अगर आप लकी हैं तो आपके एग्जाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत इजी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की जरूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द इम्पोजिशन ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स हमने लगाया। द इम्पोजिशन ऑफ सेल्स टैक्स डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द मोनोपोलिस्ट। ठीक है, हमसे बोला गया है कि अगर सेल्स टैक्स सरकार लगाती है तो सेल्स टैक्स लगाने की वजह से जो मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। इसका रीजन क्या दिया है? द मोनोपोलिस्ट शिफ्ट द बर्डन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन द कंज्यूमर। जो मोनोपोलिस्ट है वो अपना जो सेल्स टैक्स है जो सरकार ने मोनोपोलिस्ट पे लगाया है कि हर क्वांटिटी को जब आप सेल करोगे तो आपको इतना सेल टैक्स देना पड़ेगा, तो मोनोपोलिस्ट जो है अपने सेल्स टैक्स का जो बर्डन है उसको कंज्यूमर पे शिफ्ट कर पाता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। पहला हमको समझना है कि टैक्स कितने तरीके का होता है। तो टैक्स होता है दो तरीके का। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है कि जिस पर वो टैक्स लगाया जाए, इम्पोज किया जाए, उसी को उस टैक्स का जो है बर्डन बियर करना पड़ेगा। यानी कि बर्डन ऑफ टैक्स कांट बी शिफ्टेड। ठीक है, यानी कि टैक्स का जो बर्डन है उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है जब हम उसको इम्पोज करते हैं तो उसके बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम टैक्स लगा है, ठीक है, तो इनकम टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा। आपने इनकम अर्न किया है इसीलिए आप पर टैक्स लग रहा है। इनकम अर्न करने की वजह से टैक्स लग रहा है, करेक्ट, बिकॉज दिस इज योर इनकम। और आप अपनी इनकम के टैक्स को किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर है और उस पर जीएसटी लग रहा है उसके गुड्स या सर्विसेज पर, अगर उसके गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी लग रहा है तो क्या होगा कि वो इसको प्राइस के फॉर्म में कंज्यूमर को पास ऑन कर देगा, प्राइस प्लस जीएसटी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हम उनका बर्डन जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, उसके बर्डन को पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके बर्डन को हम ना तो शिफ्ट कर सकते हैं ना ही पास ऑन कर सकते हैं। यही चीज इसमें लिखी गई है। जो सेल्स टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम सेल्स टैक्स लगाते हैं तो उससे मोनोपोली के प्रॉफिट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो मोनोपोली होता है वो अपने इस टैक्स के बर्डन को कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। मोनोपोलिस्ट क्या करेगा? ही विल शिफ्ट द बर्डन टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स को वो बर्डन शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब मोनोपोलिस्ट जो होते हैं उनका जो होता है अपने प्राइस के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, और क्योंकि वो अपना प्राइस सेट कर सकते हैं तो वो अपने प्राइस को बढ़ाएंगे और इस तरीके से प्राइस को बढ़ाएंगे
कि जो टैक्स का कॉस्ट है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो इसका क्या इम्पैक्ट आता है? इसका इम्पैक्ट आता है कि कंज्यूमर को लॉस होता है, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है वो ज्यादा पे करता है प्राइस प्रोडक्ट का, क्योंकि पहले उसको केवल प्राइस पे करना था, अब उसको प्राइस के साथ साथ टैक्स भी पे करना है जो मोनोपोलिस्ट ने उसको पास ऑन कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो टैक्स लगा है सेल्स टैक्स, वो मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट को इम्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली पास ऑन कर सकते हैं टू द कंज्यूमर। तो ये ए भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, हमारा रीजन भी ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आ गया एक साथ। सेकेंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, हमको मैच करना है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं और वो एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो होती है उसको बना रही होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, दंत कांति, बहुत सारी कंपनियां हैं, सब टूथपेस्ट बना रही हैं, लेकिन हर किसी का अपना एक मार्केट है, हर किसी का अपना एक ब्रांड है, हर किसी का एक यूनिकनेस है। स्टिल दे आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। अगर कल को ऐसा हो कि क्लोजअप 1000 रुपए का आ जाए तो पीपल विल शिफ्ट टू द कोलगेट। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो थ्योरी है वो किसने दी है? चैम्बरलिन ने दी है। ठीक है, तो ए का क्या हो गया? फोर्थ करेक्ट हो गया। अब देखिए, ए का फोर्थ किस में है? बी में नहीं है, ए का फोर्थ सी में नहीं है, ए का फोर्थ डी में नहीं है, ए का फोर्थ ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके ब्याह पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एलिमिनेशन टेक्निक की हेल्प से हमने ऐसे 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको पता होता कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो चैम्बरलिन ने दिया है, ठीक है, अगर आपको इतना भी पता होता है कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो मोनोपोलिस्टिक का इंपॉर्टेंट फीचर होता है, और जो चैम्बरलिन है उन्होंने मोनोपोलिस्टिक की थ्योरीज दी हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते। ठीक है, खैर क्योंकि हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट है वो है कि हम क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करें, यानी कि अगर किसी एक क्वेश्चन से या किसी एक ऑप्शन से नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन भी बन के आए तो आप उसको भी आराम से क्लियर कर पाए। डिओपोली एनालिसिस जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है? जब कुछ फर्म्स जो है वो प्रोडक्ट्स बना रही होती है, ठीक है, ओनली देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है, और ओलिगोपोली का एक स्पेशल केस है डिओपोली, जिसमें केवल जो 2 फर्म होती है, केवल 2 फर्म जो होती हैं वो प्रोडक्ट को बना रही होती है, और डिओपोली का एनालिसिस दिया है कुर्नोट ने, दिस इज टी। ठीक है, तो बी का क्या हो गया? थर्ड। अगेन देखिए, बी का थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें है प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटीज बाय मींस ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, ये स्ट्राफा क्या है? दिस इज रिलेटेड टू स्ट्राफा। इन्होंने क्या है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और इनका जो पूरा एनालिसिस है दैट इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस विच इज रिलेटेड टू द कंजम्पशन थ्योरी, और इसको दिया है मोडिगिलानी ने, और इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया गया है कि एक जो इंडिविजुअल है वो कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए लाइफ टाइम, अपने सेविंग्स और कंजम्पशन के डिसीजंस लेता है। ठीक है, तो डी का क्या हुआ हमारा? सेकंड। डी का सेकंड, सी का फर्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। लेकिन इससे हम केवल एक क्वेश्चन का आंसर जान के भी पहुंच सकते थे। अगर हमें केवल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पता होता, केवल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पता होने के बाद भी हम इसको टैकल कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मोनोपोली फर्म इज लेस देन प्राइस। जो मार्जिनल रेवेन्यू है फर्म का दैट इज लेस देन प्राइस बिकॉज डिमांड कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप। करेक्ट, जो मोनोपोलिस्ट होते हैं
वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली, एंड दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व को फेस करता है, इसका मतलब ये है कि अगर एक मोनोपोलिस्ट जो है उसको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो अपने प्राइस को कम करना ही पड़ेगा। और जो मैंने डिटेल क्लास ली है उस क्लास में मैंने आपको बताया है दैट व्हाई मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस। उसमें मैंने बताया था दैट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, इस थ्योरी की हेल्प से मैंने अल्टीमेटली प्रूव किया था कि आपका आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस, लेकिन वो मैंने डिटेल क्लास में पढ़ाया है। अब यहाँ पे हम दिस इज काइंड ऑफ ए क्रैश कोर्स, तो इसमें हम डिटेल वाली चीजें जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी मोनोपोलिस्ट है और उसे एक एडिशनल यूनिट सेल करनी है, ठीक है, अगर कोई मोनोपोलिस्ट है उसे अपनी कोई एडिशनल यूनिट सेल करनी है, ठीक है, तो एडिशनल यूनिट को सेल करने के लिए, ठीक है, मोनोपोलिस्ट अगर अपने एडिशनल यूनिट को सेल करना चाहता है तो उसको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे ऑन ऑल द प्रीवियस यूनिट सोल्ड, यानी कि उसको ओवरऑल अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, केवल मार्जिनल यूनिट पर नहीं। अगर वो अपने ओवरऑल प्राइस कम करता है ओनली उसी कंडीशन में जो उसकी सेल है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है उसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का मतलब यही होता है इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स यू हैव टू डिक्रीज योर प्राइस। Next question. A point of kink in the king demand curve indicates। देखिए, सबसे पहले तो king demand curve किसने दिया? पॉल स्विजी, ठीक है, और पॉल स्विजी ने ये ओलिगोपोली मॉडल में दिया। ठीक है, किंग डिमांड कर्व दिखता कैसे है? मैं एक बार इसको डायग्राम बना देती हूँ, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। इस तरीके से आपका जो किंग है वो दिखता है। ठीक है, दिस इज द किंग डिमांड कर्व, और ये जो किंग है इस किंग पे जो फर्म होती है उसका जो प्राइस होता है वो फिक्स हो जाता है। दिस इज द प्राइस, ठीक है, ओपी ओक्यू। किंग से ऊपर जो डिमांड कर्व है उसकी जो इलास्टिसिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, और किंग से नीचे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होती है। अब हमें ये समझना है कि जो किंग है डिमांड कर्व में वो क्यों है, वाई देयर इज ए किंग, वाई देयर इज ए एक कांस्टेंट पॉइंट इन द डिमांड कर्व। देखिए, ये इसीलिए होता है क्योंकि इस प्राइस जो ओलिगोपोली की हम बात करते हैं, ये जो ओलिगोपोली मार्केट की हम बात करते हैं, तो इस मार्केट में जो फर्म्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होती हैं। और फर्म्स का इंटरडिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है? फर्म्स का इंटरडिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि जो फर्म के डिसीजंस होते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, यानी कि फर्म ए का डिसीजन फर्म बी को इम्पैक्ट करेगा, फर्म बी का डिसीजन फर्म ए को इम्पैक्ट करेगा। यानी कि मैं आज अगर अपने आउटपुट को लेके कोई डिसीजन लेती हूँ दैट विल इम्पैक्ट द अदर फर्म्स, और कोई अदर फर्म्स आउटपुट या प्राइस को लेके डिसीजन लेती है तो वो मुझे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। बेसिक चीजें, ठीक है, तो मेरी फर्म्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। अब फर्म्स मेरी इंटरडिपेंडेंट है तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं अपना प्राइस बढ़ाती हूँ तो जो फर्म है वो अपना प्राइस नहीं बढ़ाएंगी। मैंने अपना प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन बाकी की जो फर्म्स है वो अपना प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बाकी की फर्म्स ने भी अपना प्राइस बढ़ाया तो उससे क्या होगा बेटा, वो अपने कंज्यूमर को लूज कर देंगी। ठीक है, अगर मैंने प्राइस कम किया तो जो फर्म्स हैं वो प्राइस अगर कम कर देती है तो एक प्राइस वॉर शुरू हो जाता है। ठीक है, और प्राइस वॉर जो होता है वो अल्टीमेटली आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनको कम करता है। तो जो किंग है वो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो फर्म्स हैं, फर्म्स आर फर्म्स आर रिलेक्टेंट
टू चेंज प्राइसेस। ठीक है, फर्म्स अपने प्राइसेस को चेंज नहीं करना चाहती है, दे आर रिजिड एट देयर प्राइसेस। ठीक है, तो किंग पे क्या हो गया कि प्राइसेस उनके फिक्स हैं, यानी कि उनके अंदर प्राइसेस रिजिडिटी है, क्योंकि प्राइस उनके सेम है, प्राइसेस उनके चेंज नहीं हो रहे हैं, तो जो क्वांटिटी है ना, जिस क्वांटिटी को वो सेल करेंगे वो भी मोर और लेस सेम ही रहेगी, वो भी रिलेटिवली कांस्टेंट ही रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। इसीलिए ये जो किंग है, ये किंग हमको बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी। ठीक है, क्या बताता है? प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी। तो क्या है प्राइस रिजिडिटी, क्वांटिटी रिजिडिटी? प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, क्वांटिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे करेक्ट हो गए। फर्स्ट एंड सेकंड किस में है? यहाँ पे फर्स्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, और हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, इतने में कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कल्यूसिव मॉडल ऑफ चैम्बरलिन। चैम्बरलिन के मॉडल की बात हो रही है, यानी कि हम मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हैं। Non-collusive model of Chamberlain asserts that a stable equilibrium can be reached if each firm charges monopoly prices and equally shares the market demand for their products. Correct. चैम्बरलिन ने जो मॉडल दिया था उसका कंक्लूजन यही था, बिल्कुल यही कंक्लूजन था। जब मैंने डिटेल में चैम्बरलिन का मॉडल पढ़ाया तो आपने ये चीज पढ़ी होगी। इसकी रीजनिंग क्या दी है? दैट फर्म्स रिकॉग्नाइज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। करेक्ट, फर्म ये पहचान जाती हैं, फर्म को ये पता चल जाता है कि इस इंडस्ट्री में हम जितनी भी फर्म्स है वो सब म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि उनको ये पता चल जाता है कि एक फर्म के प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन दूसरे फर्म के प्राइसेस और आउटपुट डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। In the terms of action and reaction with regard to price decision, correct, with the objective of profit maximization. Profit maximization का ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें जितनी भी फर्म्स होती हैं अल्टीमेटली हर फर्म्स का जो टारगेट होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, which will be realized if price are determined at a level which equals marginal cost. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो चैम्बरलिन का नॉन कल्यूसिव मॉडल है, चैम्बरलिन का नॉन कल्यूसिव मॉडल वो ये बताता है कि जो फर्म्स है उनको ये पता चल गया है कि हमारा प्राइस दूसरे फर्म्स के प्राइस को अफेक्ट करेगा, दूसरे फर्म्स का प्राइस हमारे प्राइस को अफेक्ट करेगा, और क्योंकि हमें ये पता चल ही गया है कि हमें ये पता चल ही गया है कि हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के डिसीजंस हमको इम्पैक्ट करेंगे, तो इसीलिए जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने प्राइसेस को कंसीडर करते हैं, प्रॉपर सेट करते हैं जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, और उस लेवल पे प्राइस को सेट करते हैं जिस लेवल पे प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। तो हमारा अजर्शन भी ठीक है, हमारा रीजन भी ठीक है, एंड जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन इज वेल। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following question and match the correct pair from list 1 and list 2. use the course given flow for answering. किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस, अभी बताया किंग डिमांड कर्व की जो हाइपोथेसिस है वो पॉल स्वेजी ने दी है। पॉल स्वेजी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ओलिगो मॉडल का ये पार्ट है। तो ए का 2, तो क्या हुआ हमारा करेक्ट? ए का 2। तो देखिए ए का 2 किसमें नहीं है? ऑप्शन ए में ए का 2 नहीं है, इसमें ए का 4 दिया हुआ है। ऑप्शन डी में ए का 2 नहीं है, इसमें भी ए का 4 दिया हुआ है, सॉरी ए का 1 दिया हुआ है। तो दो ऑप्शन हमारे इसके एलिमिनेट हो गए। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, ये जो मॉडल है ये बोमोल ने दिया था, और सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली जो है वो ये बताता है कि जो फर्म्स होती हैं वो टारगेट करती हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। ठीक है, यानी कि जो फर्म होती हैं उनका जो एम होता है दैट इज टू मैक्सिमाइज सेल्स। करेक्ट, तो बी का फर्स्ट करेक्ट हो गया। बी का फर्स्ट देखिए किसमें दिया हुआ है? सी में तो दिया हुआ नहीं है, सी में तो बी का थर्ड दिया हुआ है, तो बी में बी का फर्स्ट दिया हुआ है, तो हमारा जो बी है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। देखिए केवल 2 मैंने पढ़े और 2 को पढ़ के ही मैं अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच गई हूँ। ठीक है,
इसी तरीके से एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारी चीजों को पढ़ना है और बहुत ज्यादा टाइम लगाना है। हाँ, दिस इज ए वेरी नाइस थिंग कि आप सारे ऑप्शंस को पढ़ें, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मैच द फॉलोइंग है, इन क्वेश्चन को आप बहुत क्विकली क्लियर कर सकते हैं, बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। इनमें आपको बहुत ज्यादा मतलब अगर आप एक ऑप्शन के लिए 100% श्योर हैं और फिर एलिमिनेशन वर्क कर जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोशल वेलफेयर क्राइटेरियन। सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया बर्गसन ने दिया है। बर्गसन जो थे बेटा एक वेलफेयर इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाया जिससे हम इकोनॉमिक में जो पीपल हैं उनके वेलबींग को पहचान सकते हैं। लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड की थ्योरी एडम स्मिथ ने दी है, हर कोई जानता है। 11th क्लास में जब से इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तब से हम लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड की थ्योरी को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड की थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ ने दी है और उन्होंने ये बोला है कि अगर आप अपनी इकोनॉमी को फ्री हैंड पे छोड़ देंगे, मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देंगे, तो वो अपने सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद कर देगी। सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म होता है हर इकोनॉमी में। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Although a monopolist can charge any price he likes, करेक्ट, क्योंकि मोनोपोलिस्ट है, सिंगल सेलर है, तो वो अपने प्राइस का कुछ भी चार्ज कर सकता है। क्लोज सब्सिट्यूट्स भी अवेलेबल नहीं है, बट डज नॉट चार्ज ए हायर प्राइस देन इज इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन अपने इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है, बिकॉज हायर प्राइस मीन्स फॉल्स इन टोटल रेवेन्यू। करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आप हायर प्राइसेस को चार्ज करते हैं तो हायर प्राइसेस को चार्ज करने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता जाता है। ठीक है, हायर प्राइसेस का मतलब ये है कि अब जो लोग हैं उस प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे और आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, और टोटल रेवेन्यू जो होगा कम होगा तो अल्टीमेटली आपको वो फॉल हो जाएगा टोटल रेवेन्यू में। हायर प्राइस कैन बी चार्ज ओनली ऑन दैट सेगमेंट ऑफ द फर्म्स डिमांड कर्व व्हिच इज प्राइस इन इलास्टिक, इंप्लाई दैट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव। अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है, तो जब मैंने आपको मोनोपोली की थ्योरी क्लासेस में पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है तो उस पार्ट पे तो जो फर्म होती है वो ऑपरेट ही नहीं करती है। फर्म डज नॉट ऑपरेट एट दैट पार्ट। तो ये तो गलती हो गया। इट इज इनकंसिस्टेंट विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल अंडर मोनोपोली। नहीं, ये गलत बात है। जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तब भी हम इस कंडीशन की बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट विल बी नेगेटिव ओवर द रेलेवेंट रेंज ऑफ आउटपुट। नहीं, मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज हायर प्राइस मींस फॉल्स इन टोटल रेवेन्यू, क्योंकि जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आपने प्राइस बढ़ाया, उसकी वजह से क्वांटिटी कम होगी, तो आपका जो ओवरऑल टोटल रेवेन्यू है वो कम हो गया, इट विल फॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not relevant in case of Sweezy oligopoly model? Sweezy का जो oligopoly model है, Sweezy का oligopoly model को दूसरे जो बच्चे होते हैं वो उसको किंक डिमांड कर्व से भी जानते हैं। जो Sweezy ने अपना oligopoly मॉडल दिया था उसी के अंदर किंक 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 डिमांड कर्व की बात की थी। अब देखिए, ए प्राइस कट बाय ए फर्म इज फॉलोड बाय द प्राइस कट बाय द राइवल फर्म। आप मुझे बताइए क्या ये सच होता है? आप बताइए क्या ये सच होता है? अगर कोई फर्म प्राइस कट करेगी तो उसकी राइवल फर्म प्राइस कट करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर कोई राइवल फर्म प्राइस कट करती है तो उसकी वजह से, प्राइस कट करने की वजह से प्राइस वॉर भी कई बार शुरू हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन तो, ये तो बिल्कुल सही बात लिखी गई है स्विगी के मॉडल के बारे में। प्राइस हाइक इज नॉट फॉलोड बाय द राइवल फर्म, ये बात भी सही है। मैंने क्या बताया था कि अगर आप मतलब अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाएगी तो दूसरी फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ गए तो वो अपने कस्टमर को लूज कर देगी। लेकिन अगर कोई फर्म प्राइस को कम कर रही है तो जो फर्म है वो प्राइस को कम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी ओलिगोपोली का फीचर है, ऑप्शन बी भी ओलिगोपोली का फीचर है। फर्म्स डू नॉट रिएक्ट टू प्राइस चेंज मेड बाय वन, ये नहीं है ओलिगोपोली का फीचर।
फर्म्स डू नॉट रिएक्ट टू प्राइस चेंज मेड बाय वन ऑफ द फर्म्स, नहीं, ऐसा नहीं है। ओलिगोपोली मॉडल की मैं बात कर रही थी। ओलिगोपोली मॉडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है इंटरडिपेंडेंस। फर्म्स जो होती हैं वो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एंड बिकॉज फर्म्स आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, इसीलिए एक फर्म का अगर प्राइस में कोई चेंज आता है तो दूसरी फर्म उस चेंज को रिएक्ट करती ही करती है। फर्म डू रिएक्ट टू दैट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट पूछा है, तो दिस इज नॉट रेलेवेंट टू ओलिगोपोली। फर्म्स रिएक्ट नहीं करती हैं, ये बात गलत है। फर्म्स सारे काइंड ऑफ प्राइस चेंज पे रिएक्ट करती हैं। अगर प्राइस बढ़ता है तो भी बाकी फर्म्स रिएक्ट करती हैं, प्राइस कम होता है तो भी बाकी की फर्म्स रिएक्ट करती है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जिंग ए डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए मोनोपोली का ये फीचर है, और मोनोपोली जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हो तो उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। डिफरेंट कस्टमर पे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करने का बेसिस अलग अलग हो सकता है। देयर कैन बी डिफरेंट बेसिस जिसके बेसिस पे हम हर कस्टमर से अपने अलग अलग प्राइस जो है वो चार्ज कर पाते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो तीन तरीके का होता है। पहला होता है परफेक्ट या फिर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। परफेक्ट फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा होता है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा होता है आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो जो भी कंज्यूमर का रिजर्वेशन प्राइस होता है उसको चार्ज करते हैं। रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है, किसी भी गुड के लिए मैक्सिमम आप जितना प्राइस देना चाहते हैं, दैट इज द रिजर्वेशन प्राइस, ठीक है। अगर मैं एक सूट के लिए 500 रुपये देने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ तो 500 इज माई रिजर्वेशन प्राइस, ठीक है। तो व्हेन ए प्रोड्यूसर चार्जेस द प्राइस इक्वल टू द रिजर्वेशन प्राइस, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब प्रोड्यूसर जो है उतने प्राइस को चार्ज करता है जितना कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, तो उसको हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब हम प्राइस डिफरेंट डिफरेंट चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हम कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं और प्रोडक्ट का वर्जन क्या है। जैसे कि आप एक फ्लाइट में जाते हैं तो इकोनॉमी और बिजनेस क्लासेस जो है उन दोनों के प्राइसेस में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपने थोड़ी सी फैसिलिटीज बढ़ाई, इकोनॉमी क्लास को बिजनेस क्लास बना दिया, एंड यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा प्राइस फॉर दैट। या फिर क्वांटिटी कंज्यूम भी होता है, जैसे कि अगर आप एक पिज्जा ऑर्डर करें तो हो सकता है वो 300 रुपए का है, बट इफ यू वांट टू ऑर्डर 50 पिज्जा तो हो सकता है 50 पिज्जा आपको 280 या 270 के पड़ जाए, तो बल्क डिस्काउंट हो गया, क्वांटिटी कंज्यूम। या फिर थोड़ा सा आपको जो अपग्रेडेशन है प्रोडक्ट में वो मिल जाए, तो उस केस में क्या होता है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि हम जो मार्केट है, मार्केट को दो डिफरेंट ग्रुप्स में सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा कि हम मार्केट को टू ग्रुप्स में सेग्रीगेट कर देते हैं, और मार्केट को टू ग्रुप्स में सेग्रीगेट करने के बाद हर एक मार्केट से, दो मार्केट हो गई ना, ठीक है, ठीक है, मार्केट को डिफरेंट ग्रुप पे डिवाइड कर दिया, यानी कि दो अलग अलग तरीके की मार्केट बन गई। अब इनसे हम प्राइस अलग अलग चार्ज करेंगे, और ये किस बेसिस पे चार्ज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड
इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की जो डिमांड है उसके बेसिस पे हम अलग अलग प्राइसेस जो है उसको चार्ज करेंगे। बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब हम डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं वो हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम उसको कहते हैं जहां पे कंज्यूमर अपने मैक्सिमम प्राइस जितना पे करना चाहता है रिजर्वेशन प्राइस को पे करता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन मिलता है, या तो आप क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करते हैं या फिर आपको थोड़ा सा अपग्रेडेशन मिलता है प्रोडक्ट में। थर्ड डिग्री में क्या होता है, हम मार्केट को दो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और दो डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद हर एक मार्केट का जो इलास्टिसिटी है उसके हिसाब से प्राइस को चार्ज करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू कल्यूड अंडर ओलिगोपोली, करेक्ट। देखिए कल्यूजन का क्या मतलब होता है, ओलिगोपोली में क्या होता है, दो फर्म्स हैं, ठीक है, मान लीजिए बहुत 4-5 फर्म मिलके एक प्रोडक्ट्स को बना रही हैं। अब ओलिगोपोली है तो ओलिगोपोली के अंदर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस भी होगा, बेसिक फीचर होता है ओलिगोपोली का। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस से क्या मतलब है कि एक फर्म का प्राइस और आउटपुट डिसीजन दूसरे फर्म के प्राइस और आउटपुट डिसीजन को इम्पेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो जो फर्म्स होती हैं उनमें एक नेचुरली एग्रीमेंट हो जाता है, वो आपस में कल्यूड कर लेती हैं, यानी कि वो आपस में बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनने से बेटर, हम एक दूसरे से लड़ने से बेटर है एक साथ जुड़ जाते हैं और अपना जो जॉइंट प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करते हैं। दे वर्क ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ जॉइंट प्रॉफिट, यानी कि अब कोई भी सिंगल फर्म अपने सिंगल फर्म के प्रॉफिट को नहीं मैक्सिमाइज कर रही है, ओवरऑल जो जॉइंट प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। और ये कैसे होता है कि कल्यूजन के बाद जो फर्म होती है वो जॉइंटली अपने प्राइसेस को सेट करती है, अपने आउटपुट लेवल को सेट करती हैं ताकि उनका जो कलेक्टिव प्रॉफिट है वो बढ़े, रेदर देन कंप्लीटली अग्रेसिवली एंड पोटेंशियली ड्राइविंग डाउन प्राइसेस। ठीक है, ये एक वे है जिससे हम प्रोविजनल डायलेमा जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजनल डायलेमा हमने गेम थ्योरी में पढ़ा है पर अभी उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। रीजन देखते हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, करेक्ट, बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस जो फर्म्स होती हैं वो ये सोचती हैं कि इट इज बेटर टू कल्यूड रेदर देन कॉम्पीट। तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का, तो ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, under Carnot model of duopoly, each duopoly which produce half the output, 1/4 of the output, 1/6 of the output, 1/3 of the total output. The correct answer is 1/3 of the total output. हर एक फर्म टोटल आउटपुट का 1/3 बना रही होगी और इसका पूरा डिटेल्ड मॉडल मैथमेटिकल ग्राफिकल ये किस तरीके से हम इस फिगर पे पहुंचे ये मैंने डिटेल क्लास में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। Next question. The distinguished characteristics of monopolistic competition. Monopolistic competition के जो distinguished features होते हैं वो क्या क्या होते हैं? Product differentiation, बिल्कुल सही बात है, जैसे ही मैंने लेक्चर शुरू किया मैंने उसमें बताया कि जो monopolistic competition होता है उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं और वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन, तो फर्स्ट जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए और फर्स्ट सब में है तो कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। नॉन प्राइस कंपटीशन, दैट इज करेक्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन नहीं करते हैं, आप कंपटीशन करते हैं मार्केटिंग के बेस पे, ब्रांडिंग के बेस पे, एंड आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे उसकी ऐसे इमेज बनाते हैं, ब्रांड इमेज, कि दिस प्रोडक्ट इज बेटर देन रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो नॉन प्राइस कंपटीशन पे ज्यादा फोकस होता है, यानी कि जो फर्स्ट है वो भी करेक्ट है। तो फर्स्ट किस में नहीं है उसको हटा दीजिए। देखिए ऑप्शन डी में फर्स्ट नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन सेकंड हमें पता चल गया है कि ये करेक्ट है तो ऑप्शन में होना चाहिए। सेकंड डी में नहीं है और फर्स्ट में नहीं है, केवल सेकंड के बिहाफ पे हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड फ्रीडम टू एंट्री एंड एक्सिट, करेक्ट करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है कि जो फर्म्स होती हैं उसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं
और जो एंट्री और एग्जिट होता है वो टिपिकली फ्री होता है। इसीलिए ये माना जाता है कि अगर प्रॉफिट आई होंगे तो कुछ नई फर्म्स एंटर हो जाएंगी, और अगर कुछ जो फर्म्स है उनको लॉस हो रहा होगा तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो छोड़कर चली जाएंगी। ठीक है, तो थर्ड भी करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस में है? सी में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट जो फर्म होती है वो ओलिगोपोली का फीचर है। मैंने अभी कई बार बता चुका कि ओलिगोपोली का फीचर होता है फर्म्स का इंटरडिपेंडेंस होना। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एंड आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर्शन मोनोपोली इज परेटो इनएफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है, मोनोपोली जो है वो परेटो इनएफिशिएंट होता है। परेटो एफिशिएंट जो होती है सबसे ज्यादा वो परफेक्ट कंपटीशन होती है। परेटो एफिशिएंट का क्या मतलब है कि जहां पे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो कंज्यूमर को हो रहा होता है। लेकिन जो मोनोपोली होती है उसमें मोनोपोलिस्ट जो होता है वो कम क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है और हायर प्राइसेस को चार्जेस करता है एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटिव प्राइस, और जिसकी वजह से हमें डेडवेट लॉस जो होता है वो होता है। डेडवेट लॉस की वजह से जो मोनोपोली होती है वो परेटो एफिशिएंट नहीं होती है। तो ऑप्शन ए अजर्शन तो ठीक है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो परेटो इनएफिशिएंट है, दैट इज द करेक्ट थिंग। रीजन, it would be possible to change the allocation of resources to make the amount of income he would be prepared to pay in exchange of the reduction in price। ठीक है, इसका रीजन क्या है? रीजन भी करेक्ट है। मोनोपोलिस्ट जो है वो अपने जो प्राइस है उसमें रिडक्शन को एक्सेप्ट करता है ताकि वो कॉम्पनसेट कर सके टू द लॉस्ट रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन ये इस चीज को नहीं बता सकता कि जो मोनोपोली है वो परेटो इनएफिशिएंट क्यों है, यानी कि इट डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन कि मोनोपोली परेटो इनएफिशिएंट क्यों है। ये जो रीजन है ना कि आप अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को चेंज कर दीजिए, इनकम को बढ़ा लीजिए, प्राइस को कम कर दीजिए, रेवेन्यू को बढ़ा लीजिए, वो सब ठीक है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन कि जो मोनोपोली है वो परेटो इनएफिशिएंट क्यों है। तो ए करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन जो है ना वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज एन इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम इन a market is incomplete with increasing returns to scale only in the case of। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि ये क्यों है? द इक्विलिब्रियम इन ए मार्केट इज इनकम्प्लीट। इक्विलिब्रियम मार्केट में कब इनकम्प्लीट होगा? बताइए। जब इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारी होती है तो हमारा इक्विलिब्रियम कैसा होता है? जब मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है तो कैसा होता है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है तो कैसा होता है? बेसिकली हमको इक्विलिब्रियम देखना है मार्केट में, किस केस में देखना है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और ये बताना है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में कौन सी मार्केट फॉर्म का जो इक्विलिब्रियम है वो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है, क्वेश्चन को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। तो जो फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं उसमें जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं और उनकी कोई भी मार्केट पावर नहीं होती है, ये तो आपको पता है। इंडस्ट्री मार्केट के जो डिमांड सप्लाई कर्व होते हैं वो जो प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, फर्म को उसी प्राइस को एक्सेप्ट करना होता है, हालांकि उस प्राइस पे वो जितना चाहे उतने प्रोडक्ट को बेच सकती है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक फर्म पूरे मार्केट का प्रोड्यूस आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है लोअर एवरेज कॉस्ट पे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली ये नेचुरल मोनोपोली बन जाएगा, और अगर ये नेचुरल मोनोपोली बन जाएगा तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ऑप्शन ए में तो नहीं होगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अच्छा, ऑप्शन ए इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ठीक है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एक फर्म होती है। ठीक है, और इसमें जो कंप्लीट पावर होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये होता है कि ये जो मोनोपोली पावर है ये और बढ़ जाएगी। मोनोपोली पावर बढ़ जाएगी क्योंकि जो फर्म है वो लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकती है, इसीलिए जो इक्विलिब्रियम है वो ऑलरेडी इनकम्प्लीट है। ठीक है,
क्योंकि फर्म्स जो है वो प्राइस और आउटपुट को सेट करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, अलोकेटिव एफिशिएंसी के लिए नहीं करती है, इसीलिए इसको हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम मानते ही नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होती है, जैसे कि ओलिगोपोली हो गई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गई, इसमें जो फर्म्स होती हैं उन पे कुछ मार्केट पावर होता है, ठीक है, लेकिन पूरा मार्केट पे कंट्रोल भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स है जो प्रोडक्ट्स को बना रही हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब आपकी कॉस्ट तो कम होगी, और इसका मतलब यह है कि जो कुछ लार्ज फर्म्स हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर पाएंगी, जिसकी वजह से आपका इनकम्प्लीट इक्विलिब्रियम जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट इक्विलिब्रियम हमें किस केस में मिलेगा? इन द केस ऑफ imperfectly competitive market, hence option A is the correct option. ठीक है, next question. A model of oligopoly in which one business sets output before the other business too. एक ऐसा ओलिगोपोली का मॉडल जिसमें एक बिजनेस जो है वो आउटपुट सेट करता है अदर बिजनेस के करने से पहले, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एक मॉडल है इसमें सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग होती है, जहां पे एक फर्म जो कि लीडर फर्म होती है वो अपना आउटपुट फर्स्ट सबसे पहले डिसाइड करती है, क्योंकि वो लीडर फर्म है, और बाकी की जो अदर फर्म्स है, जो फॉलोअर्स फर्म है, वो अपने आउटपुट उस लीडर फर्म के आउटपुट के बेस पे डिसाइड करती है, जिसकी वजह से आप जो आपका लीडर होता है उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। तो इसमें क्या है? ए मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन विच वन बिजनेस सेट्स आउटपुट बिफोर द अदर। तो स्टेकलबर्ग जो होता है, स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली मॉडल में क्या होता है कि एक लीडर फर्म होती है और बाकी सारी फॉलोअर फर्म्स होती हैं। तो लीडर फर्म सबसे पहले अपने प्राइस को सेट करता है, और सॉरी, लीडर फर्म सबसे पहले अपने आउटपुट को सेट करता है, और जो भी लीडर फर्म ने आउटपुट सेट किया है उसी के बिहाफ पे बाकी की फॉलोअर फर्म अपने आउटपुट को डिसाइड करती है। कुरनॉट का ओलिगोपोली मॉडल क्यों नहीं है? कुरनॉट का ओलिगोपोली मॉडल जो है, इसमें जो फर्म्स हैं वो अपनी क्वांटिटीज को साइमल्टेनियसली डिसाइड करती हैं, ठीक है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ऑल द फर्म्स, ठीक है। बर्ट्रांड ओलिगोपोली मॉडल जो है, बर्ट्रांड ओलिगोपोली मॉडल क्वांटिटी की जगह प्राइस को डिसाइड करता है। चैम्बर्लिन ओलिगोपोली मॉडल ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड है रेदर देन द ओलिगोपोली। चैम्बर्लिन ने जितना भी काम किया है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे किया है, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन बचता है? बर्ट्रांड स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली मॉडल। और स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली मॉडल की पहचान ये है कि इसमें एक फर्म लीडर होती है और दूसरी फर्म फॉलोअर होती है, और जो लीडर होती है वो अपना आउटपुट पहले डिसाइड करती है, और जो फॉलोअर होता है वो उसके बाद में इसके आउटपुट के बेस पे अपना आउटपुट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the short run, under perfect competition, given the market demand and market supply, the industry is in equilibrium at the price which clears the market. बिल्कुल सही बात है। जो शॉर्ट रन है, जो परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं हम, ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में क्या होता है? मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, दिस इज मार्केट डिमांड, दिस इज मार्केट सप्लाई, जहां पे प्राइस क्लियर हो गया, यही वाला जो प्राइस है इसी को आगे फर्म लेके जाती है, ठीक है। तो ओपी ओपी, तो बिल्कुल सही बात है। इस प्राइस में तो, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए दैट इन द शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट क्लियर होती है वही प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। तो ए इज करेक्ट। इन द लॉन्ग रन ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री एंड प्रॉफिट, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। लॉन्ग रन में जो होती है ऑल द फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। या तो वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती हैं या फिर वो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट को अर्न करती हैं, इससे ज्यादा वो अर्न नहीं करती हैं। तो रीजन आपका गलत हो गया। तो इसमें आपका ए ट्रू है और आर फॉल्स है। बोथ ए एन आर आर ट्रू, ये गलत हो गया। बोथ ए एन आर ट्रू, ये गलत हो गया। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये सही हो गया। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू नहीं। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो गया इस केस में।
Next question. In the Paul-Swayze model of oligopoly in the kink demand curve, the point of kink represents price and quantity rigidity. ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी होके आया है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सेम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था। ठीक है, देखिए मैं लेकर जाती हूँ आपको। देखिए जून 2012 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ए पॉइंट ऑफ किंक इन द किंक डिमांड कर्व इंडिकेट्स। किंक डिमांड कर्व में पॉइंट ऑफ किंक क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड सेम है, कुछ भी चेंज उन्होंने नहीं किया है। In the Paul-Swayze model of oligopoly, in the किंग डिमांड का द पॉइंट ऑफ किंग रिप्रेजेंट क्वांटिटी रिजिडिटी एंड प्राइस रिजिडिटी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इतना ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट, मैच द आइटम इन लिस्ट वन विद द आइटम इन लिस्ट सेकंड। टेक्निकल मोनोपोली। टेक्निकल मोनोपोली का मतलब यह है कि आपने कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है या आपने कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐसा इन्वेंट किया है जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट उसके एक्सक्लूसिव राइट मिल गए हैं। तो टेक्निकल मोनोपोली यानी कि आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल गए, आपको पेटेंट राइट्स मिल गए। तो ए का क्या हो गया? 4। तो ए का 4 किस में नहीं है? हटा दीजिए। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है। इसके बाद में ग्लोबल मार्केट। जब हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो कोका कोला जो है वो हमारी ग्लोबल मार्केट है। ठीक है, यानी कि कोका कोला ओवरऑल द वर्ल्ड बिकता है। तो बी का क्या हो गया? बी का थर्ड। अब बी का थर्ड जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। केवल 2 ऑप्शन को सॉल्व करके हमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मिल गया है। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा मेहनत हमें करनी ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, सी है लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली आपके गोल्ड एंड सिल्वर के केसेस में मिलती है। गोल्ड एंड सिल्वर के केसेस में आपको क्यों मिलती है? क्योंकि जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं उनके ऊपर थोड़ा लीगल रिस्ट्रिक्शंस होता है और उनके एक स्पेशल रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा एम्बिग्यूअस है। जो लीगल मोनोपोली होती है दैट इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन और लॉस, जैसे कि यूटिलिटी सर्विस होता है। इसके बाद में ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली अपना कार्टेल बनाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो फर्म्स होती हैं उनको ये पता चल जाता है कि हम म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो एक दूसरे से लड़ने से बेटर ये है कि हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करें और जॉइंटली अपने प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करें, जिसकी वजह से हमारा जो जॉइंट प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the monopolist incurs loss in the short run, then in the long run, अगर मोनोपोलिस्ट शॉर्ट रन में लॉस होता है उसको, तो लॉन्ग रन में वो क्या कर सकता है? शॉर्ट रन में उसको लॉस हो रहा है तो डिपेंड करता है कि लॉन्ग रन में उसको क्या हो रहा है। अगर लॉन्ग रन में उसको प्रॉफिट होता है, लेट्स से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो वो स्टे करेगा। अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो भी वो स्टे करेगा। लेकिन अगर उसको लॉसेस होते हैं तो क्या करेगा वो? ही विल गो आउट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इन तीनों में से वो किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकता है, डिपेंडिंग कि लॉन्ग रन में उसको क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। तो इफ द मोनोपोलिस्ट इनकर लॉसेस इन द शॉर्ट रन, देन इन द लॉन्ग रन ही विल गो आउट ऑफ द बिजनेस। करेक्ट, ही कैन गो आउट ऑफ द बिजनेस अगर लॉन्ग रन में उसको लॉसेस कंटिन्यू रहते हैं तो। ही विल स्टे इन बिजनेस। करेक्ट, अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसको अर्न कर रहा होता है तो ही विल ब्रेक इवन। ये भी करेक्ट है। ये क्यों करेक्ट है? ये इसीलिए करेक्ट है क्योंकि हो सकता है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे। ब्रेक इवन का क्या मतलब है? कि आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है? कि जितना आपका मार्जिनल रेवेन्यू है उतना ही आप मार्जिनल कॉस्ट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, या फिर लॉन्ग रन में
नॉर्मल प्रॉफिट आप कब अर्न करते हैं? व्हेन योर प्राइस इज इक्वल टू द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल, करेक्ट। इन चारों में से कोई भी सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following does not hold correct about the Dempsey's view of concentration and monopoly power? Dempsey जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन और मोनोपोली पावर को लेकर क्या अपने ओपिनियंस दिए, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट व्यू बताना है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इज द करेक्ट आंसर। सुपीरियर एफिशिएंसी प्रोड्यूसेस बोथ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन एंड मोर प्रॉफिट्स। अगर एफिशिएंसी ज्यादा होती है तो एफिशिएंट फर्म्स जो होती हैं वो मार्केट को डोमिनेट करती हैं, हायर प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करती हैं, क्योंकि सुपीरियर परफॉर्मेंस की वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये तो करेक्ट बात है, ये तो बोला है डेम्से ने। दूसरा क्या है? द कैजुअल लिंक इज फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी। ये सही नहीं है। उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में कैजुअल लिंक नहीं बताया, बल्कि उन्होंने बताया है कि जो एफिशिएंसी है उससे कॉन्सेंट्रेशन का कैजुअल लिंक है और एफिशिएंसी से प्रॉफिट का कैजुअल लिंक है। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक नहीं है, रेदर एफिशिएंसी कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है और एफिशिएंसी प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो विच इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन? बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि जो कैजुअल लिंक है फ्रॉम एफिशिएंसी टू कंसंट्रेशन, इसका क्या मतलब है कि जो एफिशिएंसी फर्म्स होती हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट शेयर जो होती है उसको गेन कर लेती हैं, और ज्यादा मार्केट शेयर को गेन करने की वजह से आपका जो मार्केट कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो लेस एफिशिएंट फर्म्स होती हैं उनको बाहर कर देती हैं। फिर है जो कैजुअल लिंक है एफिशिएंसी से प्रॉफिट का, वो ये है कि एफिशिएंट फर्म्स होती हैं वो हायर प्रॉफिट अर्न करती हैं, क्योंकि उनका जो एफिशिएंसी है उसकी वजह से वो लोअर कॉस्ट जो है उनको फेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज मीनिंगलेस फॉर मोनोपोलिस्ट, करेक्ट। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने ये भी बताया था कि जो मोनोपोलिस्ट होते हैं उसमें सप्लाई कर्व नहीं होता है, यानी मोनोपोली के केस में यू डोंट गेट द सप्लाई कर्व। Monopolists are price setter. It does not make reuse to ask what output they will produce at various prices. ठीक है, मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो प्राइस सेटर होते हैं, दे आर नॉट प्राइस टेकर। वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को डिसाइड करते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। इसीलिए ये पूछना है कि वो किस आउटपुट पे क्या, मतलब व्हाट आउटपुट दे विल प्रोड्यूस एट वेरियस प्राइसेस। सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप इस प्राइस पे कितना आउटपुट सप्लाई करेंगे, दैट इज सप्लाई करना। एक पर्टिकुलर प्राइस है मार्केट पर, उस प्राइस पे आप कितना आउटपुट को सेट करना, कितना आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व। ये अप्लाई ही नहीं होता है, क्योंकि जो मोनोपोली का आउटपुट डिसीजन है वो प्राइस पे डिसाइड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस दे वांट टू सेट एंड द डिमांड कर्व, ठीक है। प्राइस और डिमांड कर्व पे ही आपकी जो क्वांटिटी है वो डिसाइड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बोथ रीजन भी करेक्ट है, और इसी रीजन की वजह से जो सप्लाई कर्व है वो मोनोपोलिस्ट का नहीं होता है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, एन इंडस्ट्री हुज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। देखिए जब मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हम 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले होती है आपकी इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। फिर होती है आपकी कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, फिर होती है आपकी डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। और मैंने बताया था कि जो इंडस्ट्री है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है, जो फर्म है वो कौन सी इंडस्ट्री में डील कर रही है, उस इंडस्ट्री के हिसाब से जो सप्लाई कर्व है वो डिसाइड होता है। अगर हमारी जो फर्म है वो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में डील कर रही है तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अगर हमारी जो फर्म है वो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में डील कर रही है
तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। अगर हमारी जो फर्म है वो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में डील कर रही है तो क्या होगा बेटा, हमारा जो सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, एन इंडस्ट्री हुज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किस में है, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री कहाँ है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन के ए क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको जो भी मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ वो समझ आ रहे हैं, उनके पीछे की रीजनिंग समझ आ रही है, किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको एग्जाम में टैकल करना है ये आपको समझ में आ रहा है। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, और ये जो क्लासेस हैं ये आपको नेट का एग्जाम क्लियर करने में काफी हेल्प कर रही हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छी से अच्छी लाइव क्लासेस लेकर आने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।